पंडित नेहरू के बारे में काफ़ी जानकारी आजकल हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है। तब हम जान पाते हैं कि अचानक पंडित नेहरू वो नहीं थे जो हम जानते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती है कि उनके परदादा मुस्लिम थे, पिताजी का नाम मोतीलाल नहीं था, कोई खान था। नेहरू भी दरअसल एक तरह की जानकारियाँ ऐसी सी परोसी जा रही हैं। तो एक ऐसे दौर में एक ऐसे इंसान को याद करना जिसने आज़ाद हिंदुस्तान को एक एक ईंट जोड़कर उसने आज़ाद हिंदुस्तान की इमारत तामीर की है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उस पीढ़ी को समझाना जिस पीढ़ी के सामने लगातार झूठ परोसा गया है पूरी आज़ादी की लड़ाई के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो हम सब लोग जानते हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर में दो तीन बातें बताना चाहता हूं पंडित जी के बारे में। एक बात पर आप गौर कीजिए कि गांधी के बाद हिंदुस्तान में नेहरू से बड़ी कोई शख्सियत आज़ादी की लड़ाई के दौरान नहीं थी। जब मैं कहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ तो जोड़ना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी इंसान जो आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहा था उसने कभी भी अपने आप को नेहरू के बराबर नहीं माना। गांधी के बाद उसने मान लिया कि नेहरू हमसे थोड़ा ऊपर हैं और अपनी भूमिका नेहरू के बाद ही रखी। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं उन नामों का जिक्र करना चाहता हूं कि जिन नामों को अक्सर नेहरू के बराबर खड़ा किया जाता है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये वो तमाम शख्सियतें थीं कि जिन लोगों के बारे में अक्सर एक भ्रम पैदा किया जाता है कि जैसे इनकी कोई अदावत रही हो या जिनका हक नेहरू ने मार लिया हो। सही बात तो ये है कि अपने वक्त में इन तमाम कद्दावर शख्सियतों ने हमेशा ये कहा कि गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा नायक है, संघर्ष अपने किया है, उसका नाम जवाहरलाल है। एक बात अक्सर कही जाती है कि जैसे कि गांधी ने थोड़ा किसी का हक मार के कर दिया हो, नेहरू को आगे बढ़ा दिया हो। सही बात यह है कि गांधी ने उनका उत्तराधिकारी कौन होगा यह फैसला गांधी ने तय कर दिया था 15 जनवरी 1942 को। आप गौर कीजिएगा, ये बात की बात नहीं है। सन 42 में जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ भारत छोड़ो का, उससे पहले गांधी तय कर चुके थे। वर्धा में कांग्रेस पार्टी के सेशन में गांधी ने कहा कि अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरे और जवाहरलाल के बीच मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरे बाद राजा जी नहीं, वल्लभ भाई नहीं, केवल और केवल जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे। ये 15 जनवरी 1942 का गांधी का सार्वजनिक बयान है, वर्धा में दिया गया। इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम चिट्ठियां हैं जो हमारे पास, जिनकी फोटोकॉपीज हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं चिट्ठी नेहरू को कि मैं बीमार हूं, धनबाद में हूं, क्या तुम कुछ दिन के लिए आ सकते हो हमारे साथ रहने के लिए। और ये किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं। नेहरू उन किताबों को लेकर धनबाद जाते हैं और सुभाष के साथ रहते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि इस वक्त गांधी के बाद तुमसे बड़ा कोई नेता, लोकप्रिय नेता, दुनिया की राजनीति को समझने वाला नेता देश में कोई नहीं है। हम तुमसे ज्यादा सक्रिय योगदान की अपेक्षा करते हैं। हिंदुस्तान के नौजवानों की उम्मीदें तुम्हारे ऊपर टिकी हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का बयान है। इस तरह देखा जाए, और सरदार पटेल ने तो हमेशा मानकर चला कि वो एक बड़े भाई की तरह हैं जवाहरलाल जी के लिए, और उन्होंने कभी भी उस दौर में पढ़े ही नहीं जिसके बारे में अक्सर चर्चा की जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। ऐसा कुछ नहीं था, वरना अगर ऐसा होता तो कोई वजह नहीं थी कि सरदार पटेल नेहरू के अंडर उप प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लेते। कह सकते थे कि ठीक है भाई, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं तो हमें यह भी नहीं बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। एक रिश्ता था स्वभाव का, रिश्ता था दोस्ती का, रिश्ता था आपसी समझ का इन दोनों के बीच में। और फिर एक बात और कही जानी चाहिए कि भगत सिंह से बड़ा क्रांतिकारी तो कोई नहीं हुआ देश में। भगत सिंह ने 1928 के इसी मई के महीने में उन्होंने एक मैगजीन छपती थी पंजाबी में, कीर्ति मैगजीन। कीर्ति मैगजीन में भगत सिंह लगातार लिखते रहते थे। उस मैगजीन में उन्होंने लिखा, कीर्ति मैगजीन में भगत सिंह ने लिखा कि दरअसल इस समय हिंदुस्तान में
ये बात 1928 की है कि इस समय हिंदुस्तान में दो बड़े नाम हैं, दो नौजवान उभर रहे हैं देश की राजनीति में। उनमें एक सुभाष चंद्र बोस हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं, और फिर तुलना करते हैं भगत सिंह दोनों की, और कहते हैं कि दोनों ने त्याग किया है, दोनों के बड़े सपने हैं, दोनों देशभक्त हैं, पर फर्क यह है कि नेहरू आगे की सोचते हैं, भविष्य की सोचते हैं देश की, और सुभाष चंद्र जी बोस में एक अतीत के गौरव की बात है, ये फर्क है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि पंजाब के नौजवानों को, मैं कोट कर रहा हूं भगत सिंह को, पंजाब के नौजवानों को मेरा संदेश है कि आज के इस दौर में उन्हें नेहरू के पीछे चलना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के पीछे नहीं, क्योंकि नेहरू प्रगतिशील विचारों के हैं, उनके दिमाग में हिंदुस्तान के भविष्य का एक बड़ा सपना है, ये भगत सिंह ने कहा था। तो एक बात साफ होनी चाहिए कि एक ऐसा इंसान जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान अपने जितने समकालीन थे उनसे कहीं आगे बढ़े हुए थे। एक बात तो बता दूंगा आपको, अब अक्सर क्या हुआ, आजादी के बाद क्या शुरू हुआ, शुरू हो गया सिलसिला कि कुछ नेताओं को जो समाजवाद की बात करते थे उनके बारे में ऐसा प्रचार किया गया जैसे वो नेहरू के खिलाफ थे। बताना चाहता हूं, 1934 में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक संगठन बना था, कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी। उसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। उसके बाकी पदाधिकारियों में जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर लोहिया थे, मीनू मासानी थे, नमूदरी पाठ थे, ये तमाम लोग हुआ करते थे। तो आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तान की पब्लिक लाइफ के जितने चमकते सितारे रहे हैं आजादी के बाद के, ये सब के सब लोग नेहरू को अपना एक तरह का नेता कबूल कर चुके थे उस लड़ाई के दौरान ही। और फिर बाद सन 36 में नेहरू इसी लखनऊ शहर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं दूसरी बार। पहली बार हो चुके थे 1929 में। यहां जो उन्होंने तकरीर की है, हिंदू दुनिया में अगर 10 बड़े भाषणों का जिक्र किया जाए, बड़े नेताओं के, बड़े लोगों के, में लखनऊ का जो भाषण है नेहरू का, निहायत ही कहना चाहिए ऐसा भाषण है जो 10 मशहूर भाषणों में शुमार किया जाएगा, जिसमें उन्होंने आवाम की बात की, किसानों के संघर्ष की बात की, मजदूरों की बात की, जमींदारी के खात्मे की बात की, और सबसे बड़ी चीज है भूमि सुधारों की बात की, लैंड रिफॉर्म की बात की नेहरू ने 36 में लखनऊ की सरजमीन पर। और 36 में उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक आजादी काफी नहीं है, राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी जरूरी है। और 36 के बाद ही आप गौर कीजिएगा, कुछ बड़े नाम गिनाता हूं कि जिनको नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से जोड़ा, पार्टी में थे वो लोग, ओहदे दिए। डॉक्टर जेड अहमद, आप नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। डॉक्टर जेड अहमद को कांग्रेस पार्टी के भीतर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिव बनाया गया और विदेश विभाग का इंचार्ज बनाया गया। तो छोटी मोटी बात नहीं है कि जितने बड़े बड़े नाम बाद में चमके, जेड अहमद, राम मनोहर लोहिया, आचार्य जी खुद, आचार्य नरेंद्र देव को जब आजादी के बाद वो चुनाव हार चुके थे और उसके बाद जब उनको लगा, राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा उनको भेजा गया और 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आचार्य नरेंद्र देव को बनवाया गया, बीएचयू का भी और लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी। ये सब ध्यान देने की बात है। ये वो रिश्ते थे जो दोस्ती के और आपसी समझदारी के रिश्ते थे, ये बताने की बात है। ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो किताब है मशहूर नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब उन्होंने जेल में लिखी थी, अहमदनगर जेल में। और जेल में लिखते वक्त उनके पास में कोई लाइब्रेरी तो थी नहीं, फुटकर किताबें हुआ करती हैं। तो जो रेफरेंसेज हैं उसमें भारतीय संस्कृत के, उपनिषद के बारे में, वेदों के बारे में, ये सारे रेफरेंसेज उनको आचार्य नरेंद्र ने दिए थे। नेहरू ने एक्नॉलेज किया है अपने उसमें। जितने रेफरेंसेज हैं इस्लाम के बारे में मौलाना आजाद ने दिए थे। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रीफेस पढ़ें आप। नेहरू ने माना है कि मुझे ये जानकारियां इन तमाम लोगों से मिली हैं। तो एक ऐसा इंसान जो सब लोगों को साथ लेकर चलता हो अपने वक्त में, और आजादी के बाद भी आप गौर कीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये स्पष्ट बहुमत था कांग्रेस पार्टी का। पहले चुनाव में सन 52 में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत था, क्लियर मेजॉरिटी थी। और नेहरू ने तय किया कि चूंकि आजादी के संघर्ष में हम सब साथ साथ रहे थे, तो अब केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार हम नहीं बनाएंगे, जितने लोग संघर्ष में साथी थे उन सबको मौका देंगे।
हिंदुस्तान की पहली नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार बनती है सन 47 में। ये गौर करने की बात है। 47 की पहली सरकार जो है देश की आजादी के बाद की, जिसमें अंबेडकर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। षणमुखम शेट्टी हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। केवल इरादा यह था कि आजादी के बाद जो आजादी का जश्न बने उसमें कोई छूट न जाए, किसी को शिकायत न हो, हमें मौका नहीं दिया गया। सबको जोड़ने की ख्वाहिश थी नेहरू की, ये ध्यान देने की बात है। और मैं बाद में ये कहना चाहता हूं कि दरअसल वो जो संविधान भारत का है, वो संविधान जुगलबंदी है दो लोगों की, नेहरू और अम्बेडकर की। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की। उस पहली मीटिंग में ही जो प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, वो नेहरू ने रखा था। और उसके बाद सारी जो बहस हुई है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव के इर्द गिर्द सारी बहस हुई। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नेहरू ने समानता के बारे में, आजादी के बारे में, सबसे बड़ी चीज ये है कि देश कैसा बनेगा, उस देश के उस सपने के बारे में, एक सेकुलर देश बनेगा। सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किए बगैर ये कहा जाना कि जो मुल्क हम बनाने जा रहे हैं, जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान के हर नागरिक के बराबर अधिकार होंगे, बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी तरह के फर्क के, बिना क्षेत्र, किसी तरह का फर्क नहीं होगा। तो ये जो पूरा प्रस्ताव संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान का की रूपरेखा जो थी वो नेहरू ने अपनी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 13 दिसंबर को ही रख दी थी। ये ध्यान देने की बात है। और एक सबसे बड़ी बात जो थी, उन्होंने एक बात पर गौर किया था कि दरअसल हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि उस समय जिस समय संविधान बन रहा था उसी समय पार्टीशन भी होता है सन 47 में, कुछ दिनों बाद ही। तो ऐसा संविधान बनाना कि पार्टीशन के वक्त की चुनौतियां भी स्वीकार कर ली जाएं और साथ साथ मेजॉरिटी को न लगे उनके साथ उनके हक मारे जा रहे हैं, माइनॉरिटीज को न लगे वो असुरक्षित है। तो ये सपने के साथ में हिंदुस्तान में ये फर्ज बनता है अक्सरियत का, अक़लियत की हिफाजत की गारंटी करे। और अक़लियत लगातार पूरे संघर्ष में बराबर की हकदार है, रिसोर्सेज के बारे में भी, देश के तमाम चीजों के बारे में भी। ये सारी की सारी बातें साफ कर दी गई हैं उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही। मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल आज जब हम नेहरू को याद करते हैं, 59 साल नेहरू को न रहे ये हो गए, और तब जबकि नेहरू की यादों को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, तब हम ये कहना चाहते हैं कि नेहरू का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत कैसा हो, भारत कैसा होना चाहिए, उस विचार का कहना चाहिए। नेहरू का जो विचार है, एक समावेशी भारत जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर इंसान यहाँ पर बराबर का हकदार है, कि किसी एक समाज की, किसी एक समुदाय की, किसी एक धर्म की बकौती नहीं है। ये बात नेहरू लगातार कहते रहे थे। और आखिरी बार कहना चाहता हूं कि नेहरू ने सेकुलरिज्म के सवाल पर, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये जोखिम उठाते हुए भी तमाम लोगों ने कहा, तमाम तरह की बातें हुई कि आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज करना चाहिए, उनका ऐसा नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म फर्क ये है कि हम हर धर्म के मानने वालों को राज्य की तरफ से पूरी हिफाजत की गारंटी देते हैं। हर धर्म के मानने वालों को अपने मजहब को मानने का पूरा अधिकार रहेगा, और साथ साथ ये भी रहेगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा नेहरू की बिल्कुल साफ है। तो आज में जरूरत भी आती है कि कैसे दौर में जब सबसे बड़ी चुनौती हो रही है धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बारे में, जब गांधी के बराबर सावरकर को खड़ा किया जा रहा है, जब नेहरू की याद को मिटाने की कोशिश हो रही है, हमें कहना चाहिए कि नेहरू को याद करने का मतलब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की विरासत को याद करना है। नेहरू को याद करने का मतलब हिंदुस्तान की उस भारतीय संस्कृति को याद करना का है कि जो उपनिषद की बात करती है, जो वेदों की बात करती है, जिसमें इस्लाम का, जैन धर्म का, बुद्धिज्म का, क्रिश्चियनिटी का बराबर का योगदान है। और जो नेहरू बार बार अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, गिनेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में, तमाम किताबों में नेहरू लिख चुके थे। हमें जरूरत होती है कि हम वैसा भारत बनाने की कोशिश करें जो नेहरू के सपनों का भारत था, और वैसा भारत दोबारा बनेगा। ये एबिरेशंस हैं। उस वक्त भी जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, तमाम ताकतें थी, अंग्रेजों के साथ खड़ी थी,
जो आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार नहीं थी, जिनकी कोई भूमिका आजादी के संघर्ष में नहीं था, ये बात सही है। और आज वे हुकूमत में आ गई हैं। हम नेहरू के रास्ते पर चलते हुए ही इन शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं, इन्हें परास्त कर सकते हैं, इस संकल्प के साथ कि हम इस देश को सबका देश बना रहने देंगे। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति यहाँ के लिए बेगाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये देश सबका है, यहाँ के संसाधनों पर सभी का बराबर का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देश आम आदमी के लिए है, ये धन्ना सेठों का नहीं है। और यहाँ पर आखिरी बात मैं कह दूं कि नेहरू अकेले राजनेता रहे हैं जिन्होंने उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े धन्ना सेठ घनश्याम दास बिरला ने कई बार ऑफर दिया। बीबी बीमार थी, कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती थी, जाना था, लग रहा था कि 2-4 दिन की बात है, और जैसे नेहरू वहां पहुंचते हैं इंतकार हो जाता है। एक पैसा उन्होंने किसी धनपति से नहीं लिया नेहरू ने, घनश्याम दास बिरला थे। बड़ी बड़ी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो देश बना है, जो तामीर हुआ है, सड़कें कहाँ थी, पुल कहाँ थे, स्कूल कहाँ थे, यूनिवर्सिटियां कहाँ थी, बांध कहाँ थे, खेती कहाँ थी, उद्योग कहाँ थे, बहुत बड़ा काम किया है नेहरू ने। हमारा फर्ज बनता है हम कृतज्ञता के साथ याद करें नेहरू को। आज हम जो कुछ भी हैं, जहां हम पहुंचे हैं, ये आजादी 14 में नहीं मिली थी। तमाम इतिहासकार कह रहे हैं, आज के नए नए इतिहासकार जो फिल्मों में काम करते हैं, कि आजादी 14 को मिली थी। आजादी जब मिली थी तो तमाम देश में लोगों के पास ऊपरी कपड़े पहनने को नहीं हुआ करते थे, नीचे कपड़े हुआ करते पहनने के लिए। आज हर एक के पास कपड़े हैं, मिलों में कपड़ा बन रहा है, मिलें हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, फैक्ट्री हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जो काम था, आखिरी में जो बात खत्म करना चाहता हूं, कि जिस आदमी ने 56 में जब एक हमला हुआ था इजिप्ट पर, 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर, इंग्लैंड, फ्रांस, इजराइल ने हमला किया था इजिप्ट पर 56 में, स्वेज नहर के मसले पर। तो चाहते कि स्वेज नहर पर सबका हक हो, और नासिर कहते थे कि हमारे अधिकार का क्षेत्र है। परेशान कर दिया था नासिर को। नेहरू ने पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद अकेले, कहना चाहिए वन मैन आर्मी, उन्होंने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया स्वेज नहर के सवाल। उसी बीच नेहरू सन 56 में सऊदी अरेबिया गए। सऊदी अरेबिया के उस समय के बादशाह थे, उन्होंने नेहरू को जो शब्द इस्तेमाल किया, उससे बाद में बाकी तमाम इसकी आलोचना भी हुई। उन्होंने उनको लगभग रसूल कह के बताया, उन्होंने इस्तेमाल किया था उन्होंने। मगर पाकिस्तान में भी क्या हुआ, पाकिस्तान में मशहूर शायर थे रईस अमरोही, उर्दू अखबार था दैनिक जंग, उस अखबार में जो 4 लाइनें लिखी गई वो पढ़ना चाहता हूं। और ये पूरी अरब दुनिया की आवाज थी, जो अरब दुनिया पूरी है, फिलिस्तीन के लोगों से लेकर, इराक के लोगों से लेकर, सऊदी अरेबिया, तमाम देशों की, उस अरब दुनिया में नेहरू इतने बड़े नायक स्वीकार कर लिए गए थे कि पाकिस्तान का अखबार, उर्दू का अखबार, उसका संपादक रईस अमरोही लिख रहा है, क्या था वो लिख रहा है, जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब, अरब यानी अरब दुनिया, अरब संख्या नहीं, जप रहा है आज माला एक हिंदू की अरब, बिरहमन जादे में शाने दिलबरी ऐसी तो हो, और हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, धन्यवाद।